BSTV की खास पेशकश बात में दम है लेकर हाजिर हूं मैं शरद। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि आपकी ज़िंदगी में कितनी परेशानियां हैं, तो शायद आपका जवाब ये होगा कि बहुत। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपनी ज़िंदगी से खुश होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो बहुत परेशान होंगे। लेकिन परेशानी का ये पैमाना आखिर कितना हो सकता है? क्या उनके बीच में भी एक खुशहाल ज़िंदगी, एक अच्छी ज़िंदगी जीने का तरीका सीखा जा सकता है? तो मैं आपको आज एक ऐसे ही शख्सियत से मिलवाना चाहता हूँ जो अपनी ज़िंदगी में तमाम परेशानियाँ होने के बावजूद एक ऐसा जीवन जी रही हैं जो न केवल उनके लिए बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। जी हाँ, हमारे साथ आज मौजूद हैं पूनम श्रोती जी। पूनम जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। पूनम श्रोती उन महिलाओं में से एक हैं, या कह सकते हैं कि उन बच्चों में से एक थी जिन्हें लाखों में से एक बीमारी हुई, और वो भी बचपन के साथ। और उस बीमारी का नाम था ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, यानी कि एक ऐसा बच्चा जिसकी देखभाल एक कांच के बर्तन की तरह करनी पड़ती थी। यानी कि उनकी जो हड्डियां हैं वो कभी भी टूट सकती थी और ज़रा सी सावधानी उनके लिए बड़ी परेशानी का सबब बन सकती थी। लेकिन उनके परिवार के सहयोग और खुद उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने उन्हें आज इस मुकाम तक पहुंचाया है कि वो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। पूनम श्रोती जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जब आप ये आकलन करती हैं या तब से, जब से आपने अपना होश संभाला था और तब से लेके आज तक, इस ज़िंदगी को आप कैसे देखती हैं? एक शब्द में बोलूँ तो मज़े में। मुझे मतलब ऐसा लगता है कि आज का जो समय है जी लो, कल होगा नहीं होगा नहीं पता। इससे जो है वो ये पल है। मतलब ये कोई फिलॉसफी नहीं है, मतलब प्रैक्टिकल मेरी अप्रोच है कि मैं आज में ही जीती हूँ। चाहे मैंने पढ़ाई की या कुछ भी काम करूँ। अगर मैं पढ़ाई करती थी तो मैं सोचती थी कि कल पेपर है, मेरा आज का वक्त है, मैं पढ़ लेती हूँ, जो करना है वो आज ही करना है। तो मैं दिल खोल के पढ़ती थी। फिर जैसे पेपर ख़त्म हुआ तो मुझे लगता था अब आज का ही पल है, एंजॉय कर लो, कल फिर वापस पढ़ाई करना है। तो लग के एंजॉय करती थी। ऐसी जॉब में लगता था ये कुछ घंटे हैं, लग के काम करना है, तो लग के काम करती हूँ। इसी तरीके से मुझे लगता है कि जो है ये पल है, लग के करना चाहिए, अपना 100% दो उसमें। अच्छा, आपके साथ में जो परेशानी आपके साथ में है, क्या उसकी जो शुरुआत है या इस बीमारी की जो शुरुआत है, क्या आपके जन्म के साथ ही हो गई थी? मैं इस बीमारी के साथ ही इस दुनिया में आई। मेरे पैदा होने के कुछ घंटों के बाद ही मैं इससे बीमारी से सफ़र कर रही थी। डायग्नोज होने में 2-3 दिन लग गए थे। मैं बीमारी के साथ ही आई हूँ, इस बीमारी के साथ ही बड़ी हुई हूँ। इससे मुझे कुछ अलग नहीं लगता। मुझे बस ये पता है कि मुझे संभल के रहना है। हो सकता है कभी भी बेड पे आ जाऊँ कुछ महीनों के लिए, कुछ महीनों क्या, इवन हो सकता है पूरा साल बेड पे आ जाऊँ। कभी भी कोई भी कंडीशन हो सकती है, पर इसी के साथ बड़ी हुई हूँ तो कभी अलग नहीं लगता। बस संभल के चलना है, संभल के रहना है। अच्छा, आप तो उस वक्त में खैर क्या आपका होश रहा होगा, क्योंकि आप तो बच्चे ही थे। परिवार के लोगों ने कभी बताया होगा कि तब की परिस्थितियाँ क्या रहीं जब ये पता चला कि आप इस गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं? परिवार का हाँ ज़रूर नहीं लगा कि कैसे संभालेंगे, कैसे करेंगे। मेरे पापा आर्मी में थे तो उनके ट्रांसफर्स होते थे, पोस्टिंग होती थी, कैसे मैनेज करेंगे इसको, कैसे टेक केयर करेंगे। पर पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं, उनके लिए उनका बच्चा कितनी भी गंभीर बीमारी से गुजर रहा हो, कुछ हो, उन्हें पता है कि उसे कैसे से संभालना है। और आज जो मैं हूँ, मेरा जो भी आत्मविश्वास है, जो भी मेरी जीने की इच्छा शक्ति है, जो भी है, वो सिर्फ मेरे पेरेंट्स की वजह से है। आपके पेरेंट्स ने आपको बराबर मतलब सपोर्ट किया? तो क्या क्या परिस्थितियाँ रहती थी? कितनी बार आपको तब डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, या अगर फादर जब पोस्टिंग पे थे बाहर में तो फिर कैसे मैनेज होता था? माँ अकेली? कभी हो सकता है मैं यहाँ से वहाँ से मूव करी हूँ अपने हाथों से तो हड्डी टूट गई।
फिर हॉस्पिटल लेके जाना, प्लास्टर लगवाना, कई महीने से बेड पे रहना। उस टाइम पे मम्मा का कि भारी भारी प्लास्टर्स के साथ उसका टेक केयर करना, उठाना बैठाना, हॉस्पिटल लेके जाना। इसी कंडीशन में उन्होंने कभी मेरे स्कूलिंग के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि इसका दिमाग तेज़ है। तो उन्होंने मुझे बाकायदा स्कूल लेके जाते थे, छोड़ते थे, स्कूल के बाहर वेट करते थे, या तो स्कूल के अंदर मैं होती थी। फिर ये सिलसिला आगे कितने दिनों तक ऐसे परेशानियों का दौर रहा, फिर ये लगा कि नहीं अब इसी बीमारी के साथ जीना है? ये सिलसिला लगभग चलता रहा मतलब फ्रीक्वेंट करीब 7th-8th क्लास तक। पर उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं खुद इतना समझदार हो गई थी कि अपना टेक केयर करना सीख गई थी कि बच्चे आसपास खेल रहे हैं तो उन्हें रोकना कि मत खेलो, मुझे लग सकती है, मुझे चोट आ जाएगी, किसी ने मेरा हाथ पकड़ा तो मत पकड़ो, मुझे चोट आ सकती है। तो जब तक मैं अपना टेक केयर करना 9th क्लास से 9th-8th से सीख चुकी थी। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आपने पहली बार अपना होश संभाला, क्या विचार आपके मन में आया और क्या विचार आपके मन में याद है? वो कौन सी पहली बात याद है जब आपको ये लगा कि अब मुझे इसी परेशानी या कहें कि इसी बीमारी के साथ जीना है? जब स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होते थे, बच्चे डांस कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, खेल रहे हैं, पर आप क्लास में बैठे हो, तब कभी कभी लगता था कि काश मैं जाके देख सकती, काश मैं वहाँ पे परफॉर्म कर सकती। पर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे वो चीज़ें भी हैं, जब आपकी इच्छा शक्ति हो ना तो चीज़ें अपने आप जुड़ जाती हैं। मेरे साथ इस तरह के दोस्त जुड़ना शुरू हो गए थे कि वो मेरी चेयर को उठा के बाहर ले जाते थे, कि चेयर के साथ कि चल तू भी बाहर चल, तू भी बाहर देख कि कैसा होता है। अच्छा, तो स्कूल की बात हो गई, घर से स्कूल तक का जो परेशानी थी वो आपके पिता या मदर वो करते थे आपके लिए? हाँ, पूरा वही मैनेज करते थे, और मेरे 2 बड़े भाई वो भी। मुझे ये भी पता चला है कि जब आपका एडमिशन होना था तो बहुत सारे स्कूलों ने आपको एडमिशन देने से मना कर दिया, आपके पिता को बहुत परेशानी उठानी पड़ी आपका एडमिशन करवाने के लिए। ये हमारी सोसाइटी का कड़वा सच है कि कहने के लिए विकलांगों के लिए बहुत आरक्षण है, विकलांगों के लिए बहुत सुविधाएं हैं, पर एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ सारी चीज़ें कागज़ों पर है। एक्चुअल में मैंने कई स्कूल्स में ट्राई किया, हमारे मिशनरी स्कूल कितना आगे बढ़ के चीज़ें करते हैं मिशनरीज, पर मिशनरीज थे जिन्होंने पहले डिनाई किया कि हम इसका एडमिशन नहीं दे सकते, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आप लोग कल हड्डी टूट गई, पैर टूट गया, क्या होगा? फिर फाइनली मेरे फादर ने लड़ झगड़ के, क्योंकि रिजर्वेशन है सेंट्रल स्कूल में, पर उनको कन्विंस करना कि रिजर्वेशन के तहत आप एडमिशन दे दो, बाकी जिम्मेदारी हमारी है, वो टूट गया कुछ हो गया तो हम आपके ऊपर कुछ वो नहीं करेंगे। बाकायदा उनके साथ उनको समझाया गया, कन्विंस किया गया, तब जाके फिर मुझे केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन मिला। स्कूल के समय की भी कुछ परेशानियां आपको याद आती हों कि उनसे आपको चुनौतियों से सामना करना पड़ा? क्योंकि मैंने एक सबसे बड़ा चैलेंज हमारे यहाँ स्कूल डिसेबल फ्रेंडली नहीं होते हैं। जैसे अगर मुझे कंप्यूटर लैब जाना है तो सब बच्चे चले गए, हम बैठे हुए हो, क्यों? तो लैब ऊपर है। अगर आपको केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट करने हैं तो लैब ऊपर है, हम नीचे बैठे हो। दूसरा, अगर बाहर असेंबली में कुछ हो रहा है या तो आपके दोस्त हो ऐसे जो आपकी व्हील चेयर या आपकी चेयर को उठा के ले जाए, नहीं तो अदरवाइज ना रैम्प है ना कुछ है। वो अब जाके सरकार ने अब थोड़ा बहुत शुरू किया है, बस शुरू भी किया है तो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेड नहीं है। वॉशरूम स्कूल में 9 घंटे 8 घंटे विदाउट वॉशरूम रहना सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि वहाँ के स्कूल के वॉशरूम थे नॉर्मल बच्चों लायक नहीं होते, डिसेबल के लिए कैसे होंगे? फिर आपने कैसे मैनेज किया? शायद करना था, पढ़ना था, नॉर्मल बच्चों के साथ ही मुझे अच्छा लगता था कि यहाँ पढ़ना है, मुझे बच्चों के बीच में रहना है। तो मैंने
शायद ऊपर वाले कह लो आप, कितनी शक्ति थी मेरे अंदर कि 9-9 8-8 घंटे मैं मैनेज कर लेती थी विदाउट गोइंग वॉशरूम। अब 9 घंटे वॉशरूम नहीं जाते नहीं, थे? मैं पानी नहीं पीती थी पूरे स्कूल में? पूरे स्कूल में। अगर मुझे बहुत प्यास लगी कुछ है तो मैं एक बूंद पानी लेती थी। तो कभी लगा नहीं स्कूल में, जो स्कूल के मैनेजमेंट थे उनको, कि नहीं आपके लिए कुछ करना चाहिए? नोबडी। मैं क्या कह रही हूँ, ये हमारे समाज का कटु सत्य है। अभी तो फिर भी स्पेशल टीचर्स आने शुरू हो गए स्कूलों में, पहले तो वो भी नहीं हुआ करते थे। स्पेशल टीचर्स हैं, पर अभी भी स्पेशल टीचर सिर्फ सरकारी स्कूल में रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। जैसे कहने के तौर पे एक अपॉइंट कर लिया हमने, पर आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में देख लो, स्पेशल एजुकेटर आपको हार्डली कोई मिलेगा। तो अगर डिसेबल बच्चा है, ठीक है, जो मानसिक तौर पे ठीक है तो ठीक है, कवर अप कर लेगा, पर फिर मेरी स्पीड दूसरे बच्चों से स्लो थी, पर मैंने अपनी स्पीड को कवर अप किया। तो ये सिलसिला कितने दिनों तक चला? आपने बिना पानी पिए या एक आध बिना वॉशरूम जाए कितने साल तक? पूरा आप 12th क्लास। पूरा 12th क्लास तक? पूरा 12th क्लास। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आप में कम से कम इतनी जिजीविषा थी कि आपको शिक्षा ग्रहण करनी है, और इस परेशानी को आपने बहन किया। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं पूनम श्रोती। प्रेरणा स्रोत में उस एंगल से हूँ जहाँ आप ये बता सकते हो कि मैं पढ़ने की इच्छा थी, पर यही चीज़ ने मेरी हेल्थ पे भी अफेक्ट किया। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या हमारा सिस्टम, क्या हमारा समाज, है ना? जहाँ उसने ये चीज़ को नहीं समझा कि लड़की कैसे जाएगी, कैसे मैनेज करेगी, क्या हमें इसके लिए कुछ स्पेशल फैसिलिटी होना चाहिए, कि कुछ नहीं तो भाइयाँ होना चाहिए, भाइयों को बोल के रखना चाहिए कि अगर लड़की को हेल्प लगे तो आप हेल्प करना। आपने फिर लड़ाई लड़ी इस विषय को लेकर, या आपकी बात कभी सुनी गई? बच्चे थे 12th 11th क्लास के बच्चे, कौन लड़ेगा? उन्हीं के साथ में आपको रहना पड़ा, उन समस्याओं के साथ में। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो कौन सी बात थी पहली बार जब आपको लगा कि नहीं, मुझे मेरी जो डिसेबिलिटी है या मेरी जो बीमारी है उसको पीछे छोड़कर मुझे आगे बढ़ना है? इस बात की जो प्रेरणा है वो आपको कहाँ से मिली? मेरे MBA के दौरान, मैं जब MBA में मैंने एडमिशन लिया, मैं भी दूसरे लोगों की तरह, नॉर्मल बच्चों की तरह अपने सपनों के साथ गई थी कि मेरा भी कैंपस होगा, मैं भी जॉब करूँगी। पर ये सारे सपनों का जो हकीकत है मुझे पता चली जब कंपनीज इंटरव्यूज़ के लिए आई, और दे डिनाई मी जस्ट बिकॉज ऑफ माई डिसेबिलिटी। अप्रिशिएट करेंगे, यू आर डूइंग MBA, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी अप्रिशिएटिंग, बट नोबडी गोइंग टू हायर यू बिकॉज दे टेक यू एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कैसे आएगी, कैसे जाएगी, कल के दिन कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा, क्योंकि वो एक HR पर्सन है, वो कंपनी का ओनर नहीं है, उनको भी कहीं और आंसर करना है। आपको लगता है कि कंपनियों को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए और ऐसे संसाधन जुटाने चाहिए कि हाँ, मतलब हर तरीके के लोग काम कर सकें जो करना चाहते हैं? कई कंपनीज हैं जो डिसेबल्स को हायर करती हैं, पर वो कंपनीज एक कल्चर लेके चलती हैं। मैं कह रही हूँ अपने कल्चर में इस चीज़ को भी आप डालो कि अगर आपको लगता है कि ये बंदा परफॉर्म करेगा नहीं करेगा, आप डिलेमा में हो, तो आप उससे एग्रीमेंट साइन करा लो कि अगर 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर आप परफॉर्म नहीं कर पाए तो हम आपको निकाल सकते हैं। पर मौका तो दो, आप मौका ही नहीं दोगे तो कैसे आप एक समाज का निर्माण कर पाओगे? फिर आपको कैसे मौका मिला? मुझे पता चला कि आप HR की जॉब आपको मिली, फिर ये कैसे हासिल हुआ आपको? मैं एक था मेरे अंदर कि हार नहीं मानूंगी, तो 1 रिजेक्शन 2 रिजेक्शन कंटिन्यूस, मतलब लाइन ऑफ रिजेक्शंस, हर रिजेक्शन के बाद आती थी, रोती थी, पर अपने आप को मोटिवेट करती थी, ऐसे काम नहीं चलेगा पूनम, रोकर कुछ नहीं होगा, रोके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, रोने से और रोना ही आएगा, इन आंसुओं को रोको और कुछ करना है, ये नहीं हुआ तो कुछ और होगा, जॉब नहीं मिलेगी तो कुछ और करोगे, पर करना तो है, खाली नहीं बैठना है। तो इसी लगातार प्रयास करती रही
और एक में मौका मिल गया कि मैंने एक HR फर्म में करीब 8 साल जॉब किया। तो वो जॉब कैसे मिला? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मतलब उस संस्था ने आपको जॉब किस आधार पर दी? मैं कई रिजेक्शंस के बाद एक फ्रस्ट्रेशन लेवल में थी। मैं जब इंटरव्यू के लिए गई तो मैंने इंटरव्यू लिया, मैंने बहुत अच्छे से इंटरव्यू दिया और उनको इंटरव्यू ख़त्म होते ही बोला कि सर इफ़ यू वांट, अगर आप मुझे हायर करने वाले को तो मेरे लिए अच्छी बात है, और अगर आप मुझे रिजेक्ट करने वाले हो तो मेरे मुंह पर आप बोलना कि तुम रिजेक्ट हो ड्यू टू योर डिसेबिलिटी। तो पता नहीं, शायद होता ना कि एक चांस वाली बात है। उन्होंने बोला फिर वो गए, उन्होंने अपने अपर बॉस से बात की, फिर वो साथ में आए, उन लोगों ने मुझसे बात की, वो हायर कर लिया। तो उनके जो मालिकान थे उनसे कभी मैंने आपकी उनको ये बात? बोला था कि आप मुझे सब रख लो, भले आप मुझे सैलरी मत देना, कुछ नहीं रख कर देखो, अगर मैं काम कर पाई तो सैलरी देना, नहीं कर पाई तो मत देना। तो उनके बॉस ने बोला नहीं, अगर हम तुम्हें हायर करेंगे तो नॉर्मल लोगों की तरह ही हायर करेंगे, जैसे नॉर्मल लोग को पे करते हैं तुमको भी पे करेंगे। फिर नौकरी मिली आपको, आपने काम स्टार्ट किया। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि कभी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा पल भी आया आपके कि जब लगा हो कि नहीं अब नहीं हो पाएगा मुझसे ये, और मुझे लगता है कि आपको प्रयास नहीं करना चाहिए, या जो आपकी परेशानियाँ थी उनसे हार मानकर घर बैठ जाना चाहिए? कभी ऐसा मन में कोई ख्याल कुछ आपको साल आया? पहले मुझे ब्रेन हेमरेज हुआ था, जिस वजह से मैं 3 महीने कोमा में थी और मेरा पूरा लेफ्ट साइड पैरालिसिस हो गया था। मतलब बचपन से जो स्थिति चल रही थी वो तो चल ही रही थी, इसके साथ मुझे पैरालिसिस भी हो गया था। तो वो दौर मेरे परिवार के लिए और मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। आई लॉस्ट माई वॉइस, जो मेरे पास एक साधन था कि मैं किसी को बुला सकूं हेल्प के लिए, मुझे पानी पीना है, कुछ करना है, तो वो भी चली गई। तब वो एक क्रूशियल टाइम था जब मुझे लगा कि क्या बचपन से आते हो आप स्ट्रगल से जी रहे हो, अब फिर आप उसमें आ गए, फिर 0 पे आ गए, 0 क्या माइनस में चले गए, कहाँ से शुरू करूँ मैं? उस टाइम ऐसा था कि मैंने गिव अप करने के उस पर आ चुकी थी। पर मेरा जो इंस्पिरेशन सोर्स है वो है मेरे पेरेंट्स। मैंने अपने आप को एक चीज़ बोला कि अगर आज मैंने हाथ खड़े कर दिए, मैंने गिव अप कर दिया, तो हार मेरी नहीं होगी, हार होगी इनकी। जो उनकी बचपन से लेके अभी तक की तपस्या है वो उनकी वेस्ट हो जाएगी। सेम उनके पीछे पे मैंने वापस अपने आपकी हिम्मत जुटाई। मैंने ऐसा क्या है जो ठीक नहीं हो सकता, सब ठीक हो सकता है। यूट्यूब पे देखा, वॉइस थेरेपी खुद प्रैक्टिस करी, थेरेपीज चली मेरी, न्यूरोथेरेपी घर पर प्रैक्टिस चलती रही। पेरेंट्स हमेशा मोटिवेट करते थे, कोई बात नहीं, हो गया, अब काम मत करो, अब तुम ज़िंदगी जियो, जो करना है वो करो। पूनम जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप एक कैंपेन भी पॉजिटिविटी को लेकर चलाती हैं, ये क्या कैंपेन है और कैसे आपके मन में आया कि आपको इस कैंपेन की शुरुआत करनी चाहिए? कोरोना काल में जब मैंने देखा कि एवरीवन गोइंग डिप्रेशन, सब डिप्रेस हैं, डिमोटिवेट हैं, घरों में क्या, किसी की परेशानी ये थी कि वो घूम फिर नहीं पा रहा, किसी की परेशानी ये थी कि वो उसकी नौकरी जाने वाली है या नौकरी चली गई, सबके अलग अलग लेवल से परेशानी होके, पर परेशान हर कोई था। पर लॉकडाउन के टाइम की बात है, पर मेरे लिए लॉकडाउन कुछ नया नहीं था, क्योंकि जब जब मुझे फ्रैक्चर्स हुए, मेरे ऑपरेशंस हुए, मेरा लॉकडाउन 2-2, 3-3 महीने का हमेशा रहा है, कहीं जा नहीं पाए, कुछ नहीं हुआ। तो मैंने कहा ये तो नॉर्मल चीज़ है, नथिंग, क्या लोग इतना परेशान हो रहे हैं, कुछ भी करो। क्योंकि मैं पेंटिंग्स करने लगी थी, जब मैं जैसे बेड पर हूँ मैं पेंटिंग्स करती थी, छोटे थे तो कॉमिक्स पढ़ा करते थे या कुछ बुक्स रीड करना शुरू हो गई। जब कुछ नहीं तो आप कुछ और क्रिएटिव चीज़ें बनाना शुरू हो गए। मैं करने के लिए बहुत कुछ है, हम वो क्यों परेशान क्यों हैं? तब मैंने फिर गो फॉर पॉजिटिविटी एक कैंपेन की शुरुआत की, ताकि लोग बात करें आपस में। कोई परेशान है, पर सब अपने घरों में कहते हैं, पर होता ना घर में लोग आपस में एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते। पॉजिटिविटी आपके अंदर है और पॉजिटिविटी ही आपका मेन सोर्स है, आपकी एनर्जी का, आपके मोटिवेशन का, आपके विल पावर का। आपने अगर हर चीज़ को पॉजिटिवली देखना शुरू कर दिया तो आपकी विल पावर अपने आप ही स्ट्रांग हो जाएगी। तो आपके इस कैंपेन से फिर लोग जुड़े और क्या कुछ लोगों ने इसकी हंसी भी उड़ाई,
शुरुआती दौर में कि आप कैसे ये कर पाएंगे? क्या ऐसा भी आपको फेस करना पड़ा? हाँ, दोनों तरह के लोग मिलते हैं। कुछ लोग क्या बकवास है, क्यों शुरू कर रही हो, लोग परेशान है, तुम्हें से कोई वीडियो बना के क्यों भेजेगा। हाँ, पर मेरा हमेशा मानना है कि कुछ चीज़ शुरू करना है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो, अगर आपको खुद पे यकीन है कि आप जो कर रहे हो वो सही है, तो बस स्टार्ट कर दो। आप अपने आप चीज़ें जुड़ती जाएंगी और आपको आपके मुकाम तक लेके जाएंगी। तो पहले इनिशियली मुझे लगा कि मुश्किल है, पर नहीं, लोगों ने सपोर्ट किया। पुलिस जो ज़्यादा बिजी थी लॉकडाउन मैनेज करने में, मैंने जब उनको मैसेज किए व्हाट्सएप पे कि दिस इज़ माई कैंपेन, काइंडली सपोर्ट, सेंड मी सम मैसेजेस, वीडियो मैसेज, दे सेंड मी, और ऑन ड्यूटी उन्हें बना के भेजी, दिखाते हुए ड्यूटी पे। डॉक्टर्स उन्होंने बना के भेजे। अच्छा, ये तो चलिए बात हो गई कि आप जो कैंपेन चला रही हैं वो, लेकिन मेरी जानकारी है कि आप बीच बीच में सरकारों को भी थोड़ा थोड़ा परेशान करती रहती हैं या आंखें खोलने का उनका काम करती रहती हैं। आपने एक चिट्ठी भी लिख दी थी प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, भोपाल की सड़कों को लेकर। क्या था वो किस्सा, थोड़ा सा बताइए ना। हम जैसा मैंने आपको बताया, मैं जिस बीमारी से गुजर रही हूँ, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, इस बीमारी के दौरान कभी भी हड्डियाँ कभी भी टूट जाती हैं, पर इसमें ऐसा भी होता है कि हड्डी कब टूट जाए और आपको पता भी नहीं चलेगा। और जो मेरा काम है डिसेबल एम्पावरमेंट का, इसमें मुझे बच्चों से मिलने जाना पड़ता है, कई जगह मूव करना होता है। काम, इवन मैं काम की बात ना करूं, अपनी सोशल लाइफ की बात करूं, कहीं बाहर निकलूंगी, अपने दोस्तों से मिलूंगी, कहीं घूमने जाऊंगी, पर हमारे का सिस्टम ऐसा है नहीं कि आप नॉर्मल लाइफ जी सको। क्या मैं बीचेस से इमेजिन कर सकती हूँ भोपाल की सड़कों पे घूमते हुए? इम्पॉसिबल। या मैं अपने घर से निकल के नेक्स्ट घर तक नहीं जा सकती, रोड इतनी ख़राब है। नेक्स्ट घर, मतलब मैं दूर की बात भी नहीं कर रही, नेक्स्ट घर तक भी नहीं जा सकती। वो व्हीलचेयर छोड़िए, अगर मैं कार से मूव करने का सोचूं तो रोड ऐसी ख़राब है कि मेरा बीच में पैर फ्रैक्चर हो गया, मुझे पता भी नहीं चला ये कब हुआ। फिर आपकी चिट्ठी का कोई जवाब किसी स्तर से आया क्या? सिस्टम है। क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? मतलब इतना सब कुछ आप कर रहे हैं सोसाइटी के मैं लिए। ऐसा ही कहना है कि देखिए, एक इलेक्शन हो गया, एक नया इलेक्शन आ गया, पर इतने दौरान भी हम सड़कें नहीं बना पाए। मतलब बेसिक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि हमें मेट्रो दे दो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि बुलेट ट्रेन दे दो, ये दे दो, ये बेसिक चीज़ें हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं। एजुकेशन है, सड़कें हैं, हम उनको ठीक नहीं कर पाते। अब वी आर टॉकिंग अबाउट बुलेट ट्रेन और एयरवेज और ये वो। नॉर्मल आप इंसान किसकी बात कर रहे हो? मैं किसी पे कटाक्ष नहीं कर रही हूँ, बस हमें अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो शायद लोग सरकार तक आवाज़ नहीं पहुँचेगी। हमारा एक वो है सरकार का, सबका साथ सबका विकास। तो किसका साथ? सबका साथ में तो विकलांग भी आते हैं ना। क्या सबके साथ में सिर्फ नॉर्मल लोग ही हैं क्या? विकलांग भी एक वोटर का हिस्सा मानती हूँ, बहुत बड़ा वोटिंग ये का हिस्सा नहीं है, पर कुछ प्रतिशत तो है ना, तो उसमें भी ध्यान दीजिए। उनकी भी एजुकेशन के लिए कुछ करिए, उनके भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करिए। मोदी जी ने सच अच्छी पहल की थी सुगम भारत की, पर वो पहल सिर्फ टीवी और मीडिया तक रह गई। सुगम भारत अभियान जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे दिखाने के लिए उन्होंने रैम्प बना दिए, सब कर दिए, पर क्या रैम्प के साथ हर जगह डिसेबल वॉशरूम मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। डिसेबल हाइटेड वॉश बेसिन मिलेगा? नहीं मिलेगा। बेसिक चीज़ें हैं, वॉशरूम हुआ, रैम्प हुआ, सड़क हुई, बेसिक चीज़ें हैं। अगर ये सारी सुविधा स्कूल में नहीं होती है तो कोई भी डिसेबल अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर पाता है, स्कूल कॉलेज दोनों चीज़ें। अच्छा, आपने सरकारों की बात की और उनके कामकाज को लेकर भी बात की, तो ये वक्त चुनाव का है, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक दो सवाल आप उनके जवाब भी चुनाव पे आधारित दें। आप वोट देने जाती हैं? आप वोट देने जाती हूँ, और मैं भोपाल डिस्ट्रिक्ट की स्वीप आइकॉन भी हूँ। मैं लोगों को जागरूक भी करती हूँ कि वोट दीजिए, पर
मुझे लगता है मेरे पास अभी तक 3-4 कॉल आ चुके हैं, मैडम आप घर से वोट करेंगे कि बूथ पर आएंगे, क्योंकि डिसेबल को घर से वोट करने का अधिकार है। क्या इस तरह के कॉल से चुनाव के टाइम ही आते हैं? बाकी मेरी दिक्कत है, मुझे बैंक की सुविधा चाहिए जो घर से हो जाए, मेरे जो सरकारी NGO का काम जो मेरा है, मैं क्यों अभी तक कोई प्रोजेक्ट नहीं उठा पाई? क्योंकि मैं सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं कर सकती। क्या इन सभी के लिए सुविधाएं नहीं है? सिर्फ वोट के लिए सुविधा है कि आपको घर से सुविधा मिलेगी? आपका कहना है कि जो सुविधाएं या जितना ध्यान वोट देने के वक्त दिया जाता है उतना ही उसके बाद भी दिया जाना चाहिए। हाँ, वोट लेते वक्त तो हम ध्यान में हों, कि उसके बाद भी क्यों? मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो अभी चुनाव चल रहे हैं इसमें बीजेपी, कांग्रेस सभी पार्टियां अपना अपना प्रचार कर रही हैं, आपका फेवरेट लीडर कौन है? नहीं, फेवरेट तो सही बताऊं तो एट प्रेजेंट कोई भी नहीं है, क्योंकि फेवरेट इंसान को कब होता है? जब आपके फेवर में कुछ चीज़ें आपको होते हुए दिखेंगी। बीइंग अ ह्यूमन बोल रही हूँ मैं। आप समाज के लिए क्या कर रहे हो, देश के लिए क्या कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, अप्रिशिएटिंग, बट मेरे लिए हम मतलब विकलांगों के लिए क्या हो रहा है वो तो नाराज थे। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा अलग से कोई नहीं दिखा कि जिसने आगे बढ़ के कुछ अलग से चीज़ें की हैं। कोई मैसेज आप देना चाहें उनके लिए जो अभी चुनाव चल रहे हैं? आप अपनी बात, कोई एक मुद्दा रखना चाहें नेताओं के सामने तो आप रख सकती हैं। मैं सभी नेताओं से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ कि जितना ध्यान हम इलेक्शंस में देते हैं, अगर उतना ध्यान हम सबका साथ सबका विकास, और टैग लाइन में सबका, मैं अगर विकलांगों का भी ध्यान दें तो शायद सबका विकास हो सकता है। विकलांग भी एक बहुत बड़ा हमारी पॉपुलेशन का वो हिस्सा है जो आपकी GDP में योगदान दे सकता है और कहीं ना कहीं देता भी है। पर अगर हम उनकी शिक्षा के स्तर पे अच्छा काम करें तो वो बहुत अच्छा योगदान दे सकते हैं। अच्छा, आप देश की 100 सशक्त महिलाओं में शामिल रही हैं, आपको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है। क्या ये सब करने के बाद भी अभी भी आपको लगता है कि कुछ बातें ऐसी रह गई हैं जिन्हें अभी आपको और करना बाकी है? हाँ, अभी तो कुछ अचीव किए ही नहीं है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। मुझे हमेशा लगता है कि अभी कुछ नहीं किया है, मैं बहुत कुछ करना बाकी है। जैसे सही बोलूँ तो मुझे नहीं लगता जो उद्देश्य है मेरा। मैंने ये लड़ाई कब शुरू की थी? जब मेरी लड़ाई जॉब को लेकर शुरू हुई थी कि मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, तब मैंने लड़ाई शुरू की थी कि मुझे ऐसा कुछ करना है या मैं इस तरह का सिस्टम क्रिएट कर सकूं। वो नहीं है, मैं कितने प्रयास कर लूँ पर मुझे लगता है कि अभी वो प्रयास बहुत 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 दूर है। शायद मैं दूसरा जन्म लेके आना पड़ेगा। ये आपने बहुत बड़ी बात कही है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि जिन विषयों को आपने रखा है हमारे सामने, हमारे दर्शकों के सामने, उम्मीद है कि ये बातें आपकी जिम्मेदारों तक भी जाएंगी और उन पर कोई ना कोई समाधान ज़रूर निकलेगा। पूनम जी, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। तो BSTV की खास पेशकश बात में दम है में आज बस इतना ही, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए BSTV।